हनुमानगढ़ में आयोजित हुई कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम 1986-2016 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला हनुमानगढ़ जंक्शन के डॉक्टर अंबेडकर भवन में रविवार को कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम 1986-2016 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर जयपुर से पहुंची अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा हंगोनिया रही। देखिए इन्होंने क्या कहा अपनी पूरी स्पीच में। कि आप यहाँ उपस्थित हैं और अपना अमूल्य समय आपने इस वर्कशॉप को दिया है। मैं जब यहाँ आ रही थी तो जैसा मांगीलाल जी ने बताया कि मेरा जहाँ भी जाना होता है मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने लोगों से जरूर मिलूं, चाहे आधा घंटा ही मिले 1 घंटा मिले, परंतु अपने लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। जब हम मिलेंगे तभी बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ेगा और इसको मैंने अपने जीवन में उतार लिया है कि जहाँ भी जाओ अपने लोगों से मिलो और कारवां आगे बढ़ता रहे। अब बात वर्कशॉप की है, जैसा कि लिखा है सेंटर फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। ये एक संस्थागत कार्य है। 2018 में जब 2 अप्रैल का अपना आंदोलन हुआ था, सभी ने भाग लिया होगा। यहाँ मुझे आइडिया नहीं है हनुमानगढ़ में क्या स्थिति थी, सभी ने लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी, एज ए पुलिस ऑफिसर जो मुझे लगा कि हमारे लोगों को कैसे संगठित करना चाहिए, कैसे उन्हें संघर्ष करना सिखाना चाहिए, तो हमने इस कारवां को शुरू किया कि हमारे लोगों को हमें कानून की जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब का हथियार भी कानून, संविधान, शिक्षा, किताब, पुस्तक यही था। इसके अलावा बाकी की सब बातें फालतू है, नेतागिरी फालतू है। जब तक हमने पढ़ाई नहीं करी, कानून को नहीं पढ़ा, संविधान को नहीं पढ़ा, अपने अधिकारों को नहीं पढ़ा और उसको पढ़ के अपने लिए और अपने समाज के लिए संघर्ष नहीं किया, तब तक हमारा कोई मूल्य नहीं, हमारे जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, हमारा पैदा होना भी कोई सार्थक नहीं रखता। क्योंकि उस जमाने में जब बाबा साहब कर सकते थे तो हमें तो करना ही चाहिए, हम तो साधन संपन्न है। तो ये कारवां चल पड़ा और हमने तय कर लिया कि हर जिले में जाके कानून की जानकारी देंगे, लोगों को मजबूत बनाएंगे और बाबा साहब का जो सिद्धांत है शिक्षा, संगठन और संघर्ष, उसको फॉलो करेंगे। हमारा जो मूल मंत्र है शिक्षा, संगठन और संघर्ष। तो वहीं से 2018 से ये यात्रा शुरू हो गई। ऑलमोस्ट सभी जिलों में हम जाते हैं, क्लास लेते हैं, हमारी बहुत लंबी चौड़ी टीम है, सभी लोग जहां मिल जाते हैं। यहाँ भी इनडायरेक्टली आप सब हमारी ही टीम है, क्योंकि समाज के लोग हैं, मांगीलाल जी और आपके सभी साथी लोग। मैंने कहा और आपने कर दिया, आप उपस्थित हो गए। आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि आप उपस्थित हैं, क्योंकि इस तरह की वर्कशॉप में वही व्यक्ति आता है जो सीखना चाहता है। वरना और राजनीतिक मंच हो गए, सम्मान समारोह हो गए, वहां तो हमने बहुत भीड़ देखी, हजारों के लोग आ जाते हैं, भीड़ भी रहती है और पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। परंतु इस तरह की वर्कशॉप में जहां आप सीखना चाहते हैं, यदि वहां व्यक्ति आ रहा है 2 घंटे 3 घंटे बैठ रहा है, इसका मतलब वो कुछ सीखना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। तो सबसे पहले आप धन्यवाद के पात्र हैं, अपने लिए ताली बजाएं। हमारी जो संस्था है 2 ही काम करती है, एक तो जगह जगह जाके SC/ST एक्ट, RTI एक्ट, कानून की जानकारी, संविधान की जानकारी और उनसे रिलेटेड जो भी समस्या है उनकी जानकारी देती है। दूसरा ये निःशुल्क पाठशालाएं चलाती है, निःशुल्क सायकालिक पाठशालाएं। जो बच्चे स्लम एरिया में कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, गरीब कमजोर वर्ग के बच्चे और स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर वो पढ़ाई नहीं करते और किसी और काम में इन्वॉल्व होते हैं, बाल श्रम में इन्वॉल्व होते हैं, माँ बाप बहुत गरीब होते हैं, सरकारी स्कूलों में होते हैं लेकिन जाते नहीं है। ऐसी जगह में हमारी स्कूलें चलती है, छोटी छोटी स्कूलें चलती है और बच्चों को पढ़ा के इम्प्रूव कराने का प्रयास किया जाता है कि छोटा सा ही बच्चा इस स्टैंडर्ड तक पहुंच जाए कि आगे उसकी पढ़ने की इच्छा पैदा हो जाए और खुद
अपने आप पढ़ने लग जाए, 6, 7 to 8 तक का उसको बेसिक नॉलेज दी जाती है, उसको बाबा साहब की शिक्षा दी जाती है, उसको संगठन की शिक्षा दी जाती है, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, मतलब उसको समाज की तरफ मोड़ने की शिक्षा दी जाती है कि वो उस लाइन को ना छोड़ दे जो समाज को आगे ले जाएगी। तो 2 तरह के काम ये करती है, कम से कम 7-8 स्कूलें हमारी अलग अलग जिलों में चल रही है और प्रयास है कि हर जिले में एक इस तरह की निःशुल्क पाठशाला खोली जाए। आप लोगों के सहयोग से चलती है वो, आप लोग भी उसको चलाते हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की। इसमें हमने ये बुक भी बना रखी है, छाप रखी, सरल भाषा में ये कानून है, बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको लिखा है और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो जो बाबा साहब के थॉट्स है उसको हमने पीछे रख रखा है। जब भी आपसे कोई ये पूछे या कहे, ऑलमोस्ट सभी जो सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग, अदर कास्ट के लोग हैं, इस एक्ट को लेके, कानून को लेके एक दुर्भावना रखते हैं। वो सोचते हैं कि ये गलत है, झूठा है, हमें फंसाने के लिए इसमें होने वाले मुकदमे झूठे होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना, बाबा साहब ने खुद ही लिखा है कि हमारी दुश्मनी किसी भी ना जाति से है, ना वर्ण से है, ना धर्म से है, ना संप्रदाय से, ना किसी व्यक्ति विशेष से। हमारी दुश्मनी ही नहीं है, हमारी तो लड़ाई है। और वो लड़ाई किससे है? जातिवाद से, असमानता से, संप्रदायता से, छुआछूत से, ऊंच नीच से, इनसे है। लड़ाई भी नहीं है, संघर्ष है कि हमें खत्म करना है। समाज से क्या खत्म करना है? हमें जातिवाद खत्म करना, असमानता खत्म करना है। और क्या लाना है? हमें समानता, समरसता लानी है ताकि सब लोग बराबर आगे बढ़ सके। और उसमें एक हथियार, सिर्फ एक मात्र छोटा सा हथियार, ये कानून है। ये किसी के विरुद्ध नहीं है, ये उसके विरुद्ध है जिसकी मानसिकता गलत है और जो अत्याचार करता है। किसके विरुद्ध है? जो अत्याचार करता है, वास्तव में जो जातीय एट्रोसिटी कर रहा है। ये आपको बताना चाहिए। जब भी कोई आपसे बोले तो आपको बताना चाहिए, भाई ये एक्ट आपके विरुद्ध नहीं है, ये तो उस मानसिकता के विरुद्ध है जो आप पाल के बैठे हो। आप गलत करोगे तो कुछ होगा, आप गलत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये हमें बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि 2018 के बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मैंने जो देखी एज ए ऑफिसर, लोगों में और ज्यादा जातीयता आ गई है। लोगों के दिमाग में थोड़ा सा इस एक्ट की वजह से और ज्यादा दुश्मनी पैदा हो गई है और लोग झूठा बताने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के बारे में नहीं जानते। हमें भी गलतफहमी है, आपको भी गलतफहमी है कि मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी हो जाती है। उनको भी यही गलतफहमी है कि मुकदमा दर्ज होते ही हमें उठा लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो रही बात इस एक्ट की, इस जर्नी की, जो हम इस सेंटर के माध्यम से चलाते हैं। दूसरी बात, बाबा साहब का संगठन का सिद्धांत, संगठित होने की बात करते हैं। हम संगठित कब होंगे? बाबा साहब क्या कहते हैं हमें कि इस समाज की प्रगति महिलाओं में 50% आबादी में निहित है और उस 50% आबादी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 0% है। जबकि आपके घर में महिला भी है, बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, पत्नी भी है, दोस्त भी है, कलीग भी है, परंतु हम उसको आगे नहीं लाते। आज चाहते तो आप, यदि आप दिमाग में चाहते तो उनको साथ ला सकते थे, किसी को भी लाते, पर हम लाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उनको पीछे 2 दर्जे का हमने बना रखा है, आपने बना रखा है कि नहीं, वहां तो वर्कशॉप है, वो तो उनके मतलब की नहीं है, उनको तो ले जाना ही नहीं चाहिए। और वो भी महिलाएं भी ऐसी है, नहीं जाना पसंद करती क्योंकि उनका कहा ही नहीं गया है। और सब कहते हैं कि महिलाएं दुश्मनी कर रही है। अरे जो महिला अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकती, आपके साथ चल के यहाँ नहीं आ सकती, वो क्या दुश्मनी निभाएगी आपसे? निभाएगी वो दुश्मनी? वो क्या झूठे मुकदमे आप पे दर्ज कराएगी जब वो अपनी मर्जी से डिसीजन तो नहीं ले सकती? उसकी हिम्मत है कि थाने में जाके आपके खिलाफ
मुकदमे हो रहे हैं उनकी जड़ों में तो जाइए पहले, किस कारण से हो रहे हैं। आपने उनको इतना प्रेशराइज कर दिया कि उसको थाने में जाना पड़ रहा है। जो चीज घर में सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, जिसका सॉल्यूशन समाज में हो जाना चाहिए, जिस चीज का सॉल्यूशन जाति में हो जाना चाहिए, जब नहीं हो रहा तब अगली कदम उठा के थाने जाती है। और वहां जाने के बाद भी वो कभी ये नहीं चाहती कि उसका घर टूट जाए, उसके बच्चे रुल जाए, उसका पति जेल में चला जाए, फांसी लग जाए। नहीं, वो चाहती है कि उसका घर वापस बन जाए, और वो हम बनाते नहीं। तो इतनी नकारात्मक मानसिकता यदि अभी प्रगति की शुरुआत में हम महिलाओं के प्रति रखेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे। अभी तो पढ़ने ही लगी है, अभी तो नौकरी करने ही लगी है, और हमने उसपे ठप्पा भी लगा दिया कि तो झूठे मुकदमे करती है, तो लड़ाई करती है, तो ऐसी है, नहीं वैसी है। अरे आने तो दो समाज में। पुरुष को आने में तो 1000 साल लग गए, हजारों साल लग गए यहाँ पहुंचने में, यहाँ बैठने में, इस हुलिये को बदलने में। तो महिला तो अभी और 1000 साल लेगी बदलने में, और वो तब बदलेगी जब आप उनका साथ दोगे। आप साथ ही नहीं दोगे, साथ ही नहीं रखोगे, साथ लेके ही नहीं चलोगे, तो कैसे बदलाव आएगा। तो ये तो रही महिला की बात, मैंने आपको दोनों को जवाब दे दिया है। इसके बाद बात करते हैं आप शिक्षा की। हम उतनी ही शिक्षा लेते हैं जितनी जरूरत है। बीए कर लिया, नौकरी लग गई, काम खत्म। सुबह ऑफिस जाएंगे, शाम को घर आएंगे, खाएंगे पिएंगे, सोएंगे, काम खत्म। इससे आगे तो हम पढ़ते ही नहीं है। बाबा साहब ने तो 36 डिग्री ली थी, कानून पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, सोशियोलॉजी पढ़ी, धर्म पढ़ा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा। मैं अभी आपको ये कह दूं कि एक किताब पढ़ लो, ये भी नहीं पढ़ोगे आप, तो ये शिक्षा नहीं है। नौकरी करना, इसको शिक्षा नहीं कहते। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि नौकरी लग जाओ और घर में आराम से एसी में सो जाओ और एसी में घूम लो। हमारे समाज की दुर्गति इसलिए हो रही है कि हमारा ओरिएंटेशन सिर्फ नौकरी, आरक्षण, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसा सर ने पूर्व वक्ता ने बताया कि भाई प्राइवेट जॉब्स में जाना पड़ेगा, थोड़ी दिन बाद नौकरियां खत्म, प्राइवेट जॉब्स करने पड़ेंगे। दूसरा, संगठन की बात करते हैं। हम नित्य नए संगठन बनाते, रोज संगठन बनाते हैं, और हम असंगठित होते जा रहे हैं। अभी यदि किसी खटीक की लड़की के साथ रेप हो जाता है तो खटीक समाज ही सड़क पे खड़ा होता है, खटीक समाज ही पुलिस के सामने खड़ा होता है। मेघवाल नहीं आएगा, रैगर नहीं आएगा, वाल्मीकि नहीं आएगा, और झंडा भी वहां पे उन्हीं का लगा होगा। तो असंगठित तो हम आज भी है। आज हमारे हॉस्टल बनते हैं, 2 कास्ट के नाम से बनते हैं। आज हमारे बैनर बनते हैं, 2 कास्ट के नाम से बनते हैं। आज हम वोट करते हैं, 2 कास्ट के नाम से करते हैं। तो सबसे ज्यादा कास्टिज्म तो आप में है। खुद तो बटे हो हजारों जातियों में, तो आप किस कास्टिज्म की बात कर रहे हैं, किस जातिवाद की बात कर रहे हैं। जाति तो आप में घुसी पड़ी है। विवाह कर लो आप वाल्मीकि से, मेघवाल वाल्मीकि से विवाह कर ले तो बता दो, कर लेगा? खटीक पैरवा से कर ले। सबसे बड़ा मंत्र है विवाह, जोड़ने का आपस में, वहीं से नहीं करेंगे। और कर दिया तो दूसरे दिन पंचायत, दंड, बहिष्कार, बाहर निकालो समाज से। आज भी चलता है। तो हम किस संगठन की बात कर रहे हैं कि हम बाबा साहब के फॉलोवर है? सिर्फ बौद्ध लिख लेने से क्या हम बाबा साहब के फॉलोवर हो जाते हैं? बौद्ध धर्म तो पढ़ा ही नहीं किसी ने। लिखने भाई से बौद्ध हो जाओगे क्या? नहीं होंगे ना। तो पढ़ना पड़ेगा, उसको बाबा साहब को भी पढ़ना पड़ेगा, बौद्ध धर्म को भी पढ़ना पड़ेगा। इन जातियों से मुक्ति तभी मिलेगी, जातिवाद से मुक्ति, इस कानून से आप मुक्ति नहीं पा सकते कि सिर्फ कानून को काम में लेके हम समाज से जातिवाद हटा दें, असमानता हटा दें, छुआछूत हटा दें। नहीं, पहले जातिवाद खुद में से हटाना पड़ेगा। हटा सकते हो तो हटा दो, नहीं तो आने वाले टाइम पे और बिखर जाओगे, और टूटोगे, और बिखरोगे, और नुकसान होगा।
और जैसे ही कोई एट्रोसिटी होती है, संघर्ष की बात आती, बाबा साहब का तीसरा सिद्धांत संघर्ष, गिनती के 10 लोग भी थाने के बाहर नहीं खड़े होते और आनंद पाल के लिए हजारों हो जाते हैं, गोगा मेडी के लाखों हो जाते हैं, जिनके ऊपर 40-40 मुकदमे हैं। और हमारा एक इनोसेंट व्यक्ति मर जाए, रेप हो जाए, उसकी जमीन छिन जाए, उसकी मर्डर हो जाए, तो हमें हमारे 10 लोग नजर नहीं आते, और आते हैं तो फोटो खिंचवा लेते, माला पहन लेते, सोशल मीडिया पे डाल देते और सोचते कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। तो संघर्ष कर कहां रहे हम? किया ही नहीं हमने, तो संघर्ष आज तक किया ही नहीं, अपने लिए भी नहीं किया, ना दूसरे के लिए किया। तो संघर्ष करना तो सीखें। एक बार कोई भी घटना हो तो कम से कम 2000-5000 लोग खड़े होना तो सीखे, चाहे बोले नहीं पर खड़े तो हो। फिर जब मैं बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि हुए थे ना 2 अप्रैल को। अरे जो 2 अप्रैल को हुए थे उनका तो कोई लीडर भी नहीं था, वो तो एक हवा थी, सोशल मीडिया की हवा थी जो चल दी है। हम उसके बाद कभी क्या हम खड़े हो सके इतने सारे? नहीं ना, वो हवा थी, वो झोंका था, उसे मेंटेन करना था, उसको मेंटेन नहीं कर पाए हम, और उसको मेंटेन नहीं होने दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद कम से कम 2.5 से 3,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 2.5 से 3,000 मुकदमे, और वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हम पिछले 5 साल में मुकदमों को वापस नहीं करवा पाए। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। वो मुकदमे आज भी कोर्ट में चल रहे हैं, हम उनको वापस, पूरी सरकार निकल गई और हम मुकदमे वापस नहीं करवा पाए। हमने पहले भी नेता बना दिए, आज वापस से हमने सरकार खड़ी कर दी, फिर भी वो मुकदमे एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं है, हम संघर्ष करना नहीं जानते। जिसके मुकदमे में वो जाने, वो जेल में पड़े रहे, उनके कोर्ट कचहरी चलती रहे, वो भागते रहे, वो तारीखों में जाते रहे, हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। वो जानते हैं, सरकार भी जानती है, क्या फर्क पड़ेगा, 2-4 लोग आएंगे, ज्ञापन देंगे, फोटो खिंचाएंगे, चले जाएंगे, बस। चल रहा है, पिछले 5 साल से ये कारोबार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अब बात कर रहे हैं हम एट्रोसिटी की, एक्ट की। 2016 में अमेंडमेंट के साथ 1989 का एक्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसका अमेंडमेंट हुआ 2016 में, और जो 2018 में हुआ, इसको बदलने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको बदलने की कोशिश की गई। 3 चीजें उसमें लाई गई कि एफआईआर दर्ज होने से पहले जांच होगी, 7 दिन जांच होगी, उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी, और तीसरा, जो इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है वो लागू कर दिया गया। मुकदमा दर्ज होते ही अग्रिम जमानत लगाओ और बेल पाओ और फ्री हो जाओ। मैं उनको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने 2 अप्रैल को आंधी तूफान की तरह सरकार को इसे बदलने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संसद ने नहीं कहा था। और अमेंडमेंट किसके थ्रू होते? संसद के थ्रू। और संसद ने वापस इसको एज इट इज उसी पावर के साथ वापस लागू कर दिया कि नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा, तुरंत एफआईआर होगी, एफआईआर में कोई गिल्टी पाया जाता है तो गिरफ्तारी टाइम से होगी, और अग्रिम जमानत बिल्कुल नहीं होगी, अग्रिम जमानत बिल्कुल नहीं होगी। ये 2018 के नवंबर में, अप्रैल से लेके नवंबर तक का चेंजेस था। अप्रैल में कुछ और हो गया था और नवंबर में बदल गया। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं यदि आपने 2 अप्रैल के आंदोलन में भाग लिया था। इसके लिए आप तालियां बजाएं अपने लिए। और कितनी मिलती है? सबसे पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर से जरूर बनाएं। हमारे लोगों को परेशानी है कि कास्ट सर्टिफिकेट लास्ट तक ही नहीं बनता। बिना कास्ट सर्टिफिकेट के एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं होता। दर्ज भी हो जाएगा तो बाद में भी 3 दिन बाद भी आपको
कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपकी बैंक की डायरी भी आपको देनी पड़ेगी। तो बैंक डायरी भी नहीं होती तो वो भी बनवा के रखनी पड़ेगी। और यदि पीड़ित एक घटना में 4 जनों की पिटाई हुई है तो चारों को अलग अलग पैसा मिलेगा। चाहे मुकदमा एक ही व्यक्ति दर्ज कराएगा, परंतु पीड़ित जितने पीड़ित होंगे उनको सबको पैसा मिलेगा, सबको न्याय अलग अलग। इसका भी ध्यान रखें। और सबकी डायरी भी अलग होनी चाहिए, सबका आधार कार्ड अलग होना चाहिए, सबका कास्ट सर्टिफिकेट अलग होना चाहिए। ये नहीं कि एक से पार पड़ जाएगी, एक का लगा दिया, नहीं, सबका अलग। तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम बना के नहीं रखते हैं। इसको भी अपना प्रॉपर बना के रखें ताकि और चीजें भी आप, और जैसे स्कॉलरशिप हो गई और किसी योजना में आपको पार्टिसिपेट करना है तो वो ले सकते हो। तो ये सारी चीजें अपने डॉक्यूमेंट्स अपने भी और अपने साथियों के, अपने घर वालों के, सबके बना के रखें, चाहे फीमेल ही हो, महिला ही हो। अक्सर हम महिला के डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाते। अभी हमारे जयपुर में बहुत बड़ा केस हुआ था। महिला बिजनेसमैन ने दुकान ले ली, दुकानदार जिसने दी थी दुकान, उसको जब 15 दिन बाद पता चला कि नहीं, मैंने तो एससी को जब दुकान दे दी, तो उसने उसको जबरदस्ती खाली करवाया, लड़ झगड़ के एक सामान फेंक के। अब मुकदमा दर्ज कराने चले गए लोग, मेरे से पूछ के चले गए, मैंने बता दिया। पता चला कि मैडम का तो एससी सर्टिफिकेट ही नहीं बना। मैंने पूछा क्यों नहीं बनाया, तो उनके पति ने कहा कि मेरा बना हुआ था, इनको जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा जरूरत पड़ गई ना, अब क्या करोगे? और जब तक आप बनाओगे महीने भर बाद तक, तब तक ये चीजें डाइल्यूट हो जाएंगी। वो सबसे पहले कोर्ट में ये पूछा जाता है कि 2 महीने बाद मुकदमा दर्ज क्यों कराया, नहीं, यानी कि मैनिपुलेशन है। तो महिला को तो हमने वैसे ही 2 दर्जे का बना रखा है, उसकी ना बैंक डायरी होती है, ना उसके आधार कार्ड होते हैं, ना उसका कुछ और होता है, हम तो उसको पीछे रखते हैं। जबकि सरकार उसके नाम से खाते खुलवा रही है, वामाचार, जनधन, सब कुछ, अन्नपूर्णा, उज्ज्वला, परंतु हम पीछे रखते हैं। तो अपनी मानसिकता यदि आप चाहते हैं समाज में और परिवार में बदलाव हो, तो अपनी महिलाओं को आगे बढ़ो, उनको मौका दो आगे बढ़ने का, पढ़ने का, करने का, लड़ने का, झगड़ने का, तब समाज में बदलाव आएगा। तो सबसे पहले तो जब आप मुकदमा दर्ज कराते हैं तो सारे डॉक्यूमेंटेशन साथ में लेके जाए, सारे डॉक्यूमेंट, वरना वो आपको चक्कर कटाते रहेंगे कि जाओ ये लेके आओ, फिर जाओ, फिर ऐसे करके 2-3 दिन निकल जाएंगे। तो जब भी जाओ तो लिख के ले जाओ, आधार कार्ड लेके जाओ, पैन कार्ड की जरूरत हो तो ले जाओ, बैंक डायरी ले जाओ, जाति प्रमाण पत्र ले जाओ, जितने हैं उतनों को ले जाओ, और धैर्य पूर्वक वहां जाके 3-4 घंटे बैठ जाओ कि हमको तो मुकदमा दर्ज कराना है, और जब तक हमें निःशुल्क कॉपी नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं जाएंगे। हर एफआईआर की आपको फ्री कॉपी मिलती है, फ्री कॉपी, कंप्यूटर के 4 पेज की फ्री कॉपी। और जो नहीं जानते वो कागज लेके आते हैं और समझते हैं मुकदमा हो गया और आपके घर में सो जाते हैं। 4 दिन बाद याद करेंगे क्यों रे, हमने तो कागज कंप्लेंट की थी, उसमें हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं उनसे पूछती हूँ कि मुकदमा दर्ज हुआ क्या, कि हाँ हो गया था। तो मैं उनसे कहती हूँ एफआईआर भेज मेरे व्हाट्सएप पे, तो उनके पास कुछ होता ही नहीं है। एफआईआर दर्ज होने का मतलब है 4 पन्नों की कंप्यूटर की कॉपी बाहर आना और आपको साइन करा के देंगे। इतना सा भी व्यक्ति नहीं जानता दलित समाज का कि एफआईआर क्या होती है। और उनसे मैं पूछूं नंबर, एफआईआर नंबर क्या है, तो ढूंढते रहेंगे पूरे ऊपर से नीचे, पता ही नहीं पड़ता। आईओ कौन है, जांच अधिकारी कौन है, पता नहीं। किन सेक्शन में दर्ज हुई है, पता नहीं। क्या लिखा है उसमें, पता नहीं। तो इतने यदि पता नहीं होंगे तो फिर पता आपका भी कोई पता नहीं होगा, फिर आप जहां तो नहीं रहेंगे, जिस हजारों साल पीछे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि दुनिया बहुत प्रोग्रेस कर रही है और आपकी प्रोग्रेस सिर्फ नौकरी लेने तक है, इससे ज्यादा नहीं है। तो अपने आप को बदले। शिक्षित का मतलब नौकरी नहीं है, और भी बहुत कुछ है, वहां तक शिक्षा लें। और जो धाराएं हैं, सेक्शन है, जितना इसमें पैसा मिलता है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। वैसे तो इसमें मैंने बहुत अच्छी चार्ट बना रखा है, कौन सा सेक्शन लगेगा, कितना पैसा मिलेगा, ये इसमें साफ आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा। जैसे ए है धारा तो 1 लाख रुपए है, ए से लेके बी सी डी ई तक 1 लाख रुपए है।
IMN इनमें 85,000 है। फिर आपका RST 1 लाख है। W से मतलब है विमन होता है W, विमन से रिलेटेड मैटर में आपको 2 लाख है। फिर एसिड अटैक में 8,25,000 है। रेप में 5 लाख है। 354 में 2-2 लाख है। इस तरह से रास्ता रोकने पे 4,50,000 है। बहुत सारा पैसा है, कम नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे न्याय प्राप्त करना है और साथ में न्याय के साथ साथ में आर्थिक सहायता भी लेनी है और कैसे खुद के लिए और दूसरों के लिए परिस्थितियां बनानी है न्याय की। ये सब आप पे डिपेंड करता है। आप पढ़ेंगे, आप लिखेंगे, आप साथ जाएंगे, आप संगठित रहेंगे, साथ साथ संघर्ष करेंगे तो न्याय मिलेगा। वरना अप्रोच से न्याय नहीं मिलता। आप मेरे को फोन करोगे या किसी MLA को फोन करोगे या किसी बड़े आदमी को फोन करोगे तो वो एक बार कह देगा ठीक है मैंने कह दिया, उससे न्याय नहीं मिलेगा, उससे सिर्फ सांत्वना मिलेगी। मैं भी आपके साथ ज्यादा नहीं लग सकती, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, मैं आगे कह सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, रास्ता बता सकती हूँ। मेरे जैसा जो भी होगा सिर्फ रास्ता बताएगा। चलना आपको पड़ेगा, लड़ना आपको पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं यही खत्म करती हूँ। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ लीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।